आबादी की रिपोर्ट विपक्ष पर चोट। ये बवाल इसलिए छिड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 1950 से लेकर 2015 तक यानी बीते 65 सालों में जो मुस्लिम आबादी है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो आबादी लगभग 43%, 43% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी आबादी घटी है। अब इसको लेकर विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि जैसे चुनाव के 3 फेज बीते हैं, बीजेपी नर्वस है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों को उठा रही है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ है क्योंकि ये रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 के बीच की रिपोर्ट है। अब सियासी बवाल इसमें छिड़ ही गया है, हर तरफ से बयानबाजी आ रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिसमें गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी और इसी के साथ कुछ अन्य मेहमान वारिस पठान AIMIM के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे आप समझिए कि क्यों बीच चुनाव एक रिपोर्ट पर मच गया है तनाव। देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक स्टडी कह रही है। इसके मुताबिक भारत की जनसंख्या में बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी 1950 में 84% से घटकर 2015 में 78% हो गई, यानी 65 सालों में 7.82% की कमी। वहीं मुसलमानों की आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, यानी 43.15% की बढ़ोतरी। बीच चुनाव हिंदू मुसलमान की आबादी वाली रिपोर्ट के सामने आते ही सियासत तेज हो गई। बीजेपी इसे सनातन को खत्म करने की साजिश बता रही है और कांग्रेस को घेर रही है। उधर कांग्रेस ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। मुस्लिम जनसंख्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत जोरों पर है। अब बीजेपी ने उसमें जनसंख्या वाली रिपोर्ट की धार भी दे दी। उधर विपक्ष इसे नफरत फैलाने वाला एजेंडा बताकर बीजेपी को घेर रहा है। ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनेज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। उधर असदुद्दीन ओवैसी जनसंख्या वाली रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना, और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी वाली रिपोर्ट के बाद यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा फिर तेज हो गई। समान नागरिक संहिता का यहाँ विधेयक बना दिया है, यहाँ पर ये बन चुका है और राष्ट्रपति महोदय की भी उसमें हमको मंजूरी मिल गई है और हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने जो संकल्प पत्र रखा गया है उसमें पूरे देश के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा गया है
और ये जरूरी है, देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली समिति की रिपोर्ट ने साधु संतों और हिंदू संगठनों को भी नाराज कर दिया है। ये जो है, इस पर विचार करना पड़ेगा भारत सरकार को कि इसी प्रकार से यदि हिंदू आबादी घटती रहेगी और मुस्लिम आबादी बढ़ती रहेगी तो इसका परिणाम जो होगा हिंदुओं के लिए और हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। इस पर विचार, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आई है उसको पूरे देश में लागू किया जाए और कड़ाई से लागू किया जाए। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है, समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। हिंदू और मुसलमानों की आबादी को लेकर रिपोर्ट तब आई है जब 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा की करीब आधी सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं। फिर भी 4 चरणों में आधी सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। तय मानिए सियासी तनाव बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। हमारे साथ अमीक जमई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वारिस पठान साहब, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, और सत्य प्रकाश मिश्र जी, जिनको मेरा स्टूडियो आजकल बहुत पसंद आ रहा है जब से मैं वहां से निकली हूँ। तो नेता जेडीयू के एक बार फिर से स्टूडियो में पहुंच गए हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए 282 सीटों पर 543 में से वोटिंग हो गई है और विपक्ष का यह आरोप है कि बीच चुनाव बीजेपी में है तनाव, इसीलिए भ्रम फैलाने के लिए इस रिपोर्ट को सामने रखा गया है। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, पहले तो चुनाव की अगर आपने बात करी तो एक बात कह दें कि 370 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और 400 प्लस सीटें एनडीए की आएंगी। कोई रोक नहीं सकता है। जनता का आशीर्वाद है, श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज सवाल जो है वो ये है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसने रिपोर्ट दी है और जो उसके तथ्य हैं उस पे बातचीत होनी चाहिए और गुणवत्ता के आधार पे होनी चाहिए। टाइमिंग का भी मैं उत्तर दूंगा बाद में, लेकिन पहले ये बताइए, ये रिपोर्ट कहती है कि जो हिंदू जनसंख्या है भारत में ये 8% करीब कम हुई है और मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 43% बढ़ी है। अब इसके 3 कारण मुख्य हैं। पहला कारण है घुसपैठिए। आपको मैं याद करा दूं, और इन तथ्यों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, सर्बानंद सोनोवाल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। असम में घुसपैठिए आए, कांग्रेस के समय में आए और उनको रोका नहीं गया। इसी तरह से रोहिंग्या जो है वो पश्चिम बंगाल में आए, उनको रोका नहीं गया। क्यों नहीं रोका गया आपको मालूम है अंजना जी? क्योंकि इनको घुसपैठिए नहीं दिखाई देते, इनको अपना भविष्य का वोट बैंक दिखाई देता है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं घुसपैठियों को रोका भी गया और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको वापस कैसे भेजें। दूसरा मुद्दा धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं कि धर्म परिवर्तन अगर जबरन हो, डरा धमका के हो, प्रलोभन दे के हो, तो यह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। लेकिन अगर इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है देश का बहुसंख्यक, तो इनको कोई चिंता नहीं होती, बल्कि ये तो उफ भी नहीं करते। और जब उत्तर प्रदेश में, असम में चर्चा होती है कि कानून ला के हम कड़े कर देंगे नियम और सजा होगी, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तीसरी बड़ी बात है जनसंख्या वृद्धि। और मैं, क्योंकि यहां पे 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, सपा के और AIMIM के, हमारे जो संसाधन हैं वो तो लिमिटेड है ना, अपार तो है नहीं। तो हम तो भविष्य उज्जवल तभी दे सकते हैं जब उनका सदुपयोग हो। हमारी मनमोहन सिंह जी वाली सोच तो है नहीं कि पहला हक मुसलमानों का है, अभी भी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अब ये 2 वक्तव्य सुनिए। ठीक है, ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कहा, ठीक है, अब सुप्रिया जी, ज्यादा बच्चे पैदा करो। सुप्रिया जी जवाब ले लें उसके बाद।
हमें एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये दो वक्तव्य बहुत जरूरी है। हाँ, धन्यवाद। ओवैसी का वक्तव्य सुनिए। तुम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को बता रहे हैं, क्योंकि हमें राज कैसे करेंगे अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे। और शफीकुर रहमान बर्क जो सपा के सांसद थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप बच्चे पैदा करो, पालन तो अल्लाह कर लेगा और अल्लाह पे छोड़ दिया करो। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक रिपोर्ट आ रही है जो आधार बन रही है इस बात का भी कि अब सुप्रिया श्रीनेत जी, तो ये आर्थिक, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है जो इस ओर इशारा कर रही है कि धर्म के आधार पर आबादी में हम एक देख रहे हैं मिसमैच। आपको नहीं लगता है कि ये देश का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जरूरत है और कहां पर, क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? वो, और जितना उनको टाइम मिला है उतना ही आपको दूंगी। अंजना जी, आपको मेरा नमस्कार और साथ साथ मेरे सारे को पैनलिस्ट्स को भी मेरा नमस्कार। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके भी कॉन्क्लेव में आए थे, 2047 के विकसित भारत की बात करते थे। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण में वो मुगल, मटन, मुस्लिम पर आ गए, दूसरे चरण में वो मंगलसूत्र से लेकर आपकी भैंस तक आ गए, उसके बाद वो घुसपैठिए पर आ गए। पाकिस्तान का बिना सहारा लिए नरेंद्र मोदी जी 22 साल के अपने निर्वाचित करियर में कभी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो इस बार ऐसा कैसे होता? और तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते तो उन्होंने अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई तक को नहीं बख्शा। अडानी और अंबानी को भी कटघरे में खड़ा करके कह दिया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन मांगते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आंकड़ों की थोड़ी बहुत समझ है और इसीलिए कहती हूं। पीएमओ ने पिछले 10 सालों में आंकड़ों की इतनी तौहीन करी है, आंकड़ों के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि उनकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। असली बात यह है कि 10 साल में आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। ये जिस प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने 2011 की जनगणना के डेटा को एक्सट्रापोलेट किया है। ये सब जानते हैं ये डेटा तीसरे चरण के बाद क्यों आया है, ये सबको पता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पास बहुत गहन मुद्दे हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रुपया जो 58 से 84 पर पहुंच गया, 200 लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा पहुंच गया, 118 मिलियन डॉलर का चीन के साथ हमारा इंपोर्ट बिलियन, हमारी बढ़ती हुई गरीबी, हमारी बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, जो 64% जीएसटी हम गरीबों से वसूल रहे हैं, एमएसएमई जो लगातार बंद हो जाए, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट भी आई है 2011 के सेंसस पर, और 2011 के सेंसस में अगर कलई ना छुपानी पड़े अपनी, दुनिया भर ने कोविड के बाद सेंसस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी सेंसस से क्यों डर रहे हैं? 2011 के बाद 2024 आ गया, क्यों नहीं जनगणना कराते हैं? हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए, पता तो चले कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े हैं, उनको उनका हक तो मिले। गरीब सामान्य वर्ग का कौन है, उनके लिए नीतियां कैसी बने, ये हक तो मिले। यही एक्सरे की तो हम बात कर रहे हैं, उस पर झूठ बोलते हैं मोदी जी। तो असलियत यह है कि चौथे चरण के मतदान के पहले मोदी जी ने अपने मित्रों को भी स्वाहा कर दिया। आंकड़ों की तो खैर उन्होंने क्या तफ्तीश लगाई है वो सबको दिख रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर लड़ा जाना है। जब तक वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, कोई उनकी बात में आने वाला नहीं है। ये देश उठ खड़ा हुआ है, मोदी जी जानते हैं पैरों के तले जमीन खिसक गई है। ऐसे ही थोड़ी अंबानी अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, टेम्पो में भर भर के पैसे की बात कर रहे हैं। उत्तर दे दूंगा। ठीक है, एक बार गौरव जी आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं वारिस साहब के पास जाऊंगी। देखिए, नवनीत राणा हो जो कि वहां पर ललकार रही है ओवैसी को, कह रही है 15 सेकंड पुलिस मिल जाए, या फिर खुद गृह मंत्री हो जो ABC बता रहे हैं ध्रुवीकरण की, असदुद्दीन ओवैसी, B से BRS और Y से C से कांग्रेस। मतलब क्या ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश है चुनाव के बीचों बीच? अंजना जी देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे मोदी जी तो पहले भी बड़ी बातें करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और अभी भी बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं और उसको जमीन पे उतार रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये पूछा जाएगा कि आप तो चुनाव की टाइमिंग की बात कर रहे हैं। पूरे देश ने तो ये देखा है कि राहुल गांधी ने पहले वायनाड में पोलिंग होने का इंतजार किया और उसके बाद टाइमिंग देखिए, रायबरेली से उसके बाद उनका नाम घोषित हुआ प्रत्याशी का। ये बात अलग है वो भागे अमेठी छोड़ के, उनको पता था अमेठी से हारेंगे, अब रायबरेली से भी हार जाएंगे। तो टाइमिंग पे कम से कम ये बात ना करें। जो मुद्दा मैंने उठाया, आप मुझे अंजना जी ये बताइए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देश की जनता को बताएं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का मेरे हाथ में है, यहां पे क्यों लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है भारत में। बहुसंख्यक तो हिंदू है भारत में, हिंदू आतंकवादी है कांग्रेस के हिसाब से। क्यों मैनिफेस्टो में ये लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था। तो मेरा सवाल ये है, बहुसंख्यक को गाली क्यों दी? दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो में अंजना जी एक और बात लिखी है, उसमें लिखा है कि जो व्यक्तिगत कानून है उनको हम और मजबूत करेंगे। हाँ। तो जनता ये जान गई है कि ट्रिपल तलाक की वापसी होगी, हलाला और बहु विवाह सही ठहराया जाएगा, जो मोदी जी कहते होने नहीं देंगे। और तीसरी और अंतिम बात, आरक्षण धर्म के आधार पे गैर संवैधानिक है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो यही कहता है। तो क्या ये बात हम ना उठाएं कि कांग्रेस पार्टी अपने वोटों के लालच की वजह से बहुसंख्यकों को प्रताड़ित करती है और मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है? यही बात इस रिपोर्ट में भी आ रही है। ये कहते हैं आबादी बढ़ाओ। चूंकि आपके घोषणा पत्र पर अटैक है, आप इसका सुप्रिया जी छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, छोटा सा जवाब। मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है और डंके की चोट पर कहती हूं 48 पन्ने पढ़ लीजिए, 15,329 शब्द कर लीजिए। अगर इनकी एक भी बात सही हो तो मैं शो छोड़कर चली जाऊंगी। आप ही के नेटवर्क ने फैक्ट चेक तो मोदी जी का कर दिया। ये जो सब फालतू की बातें बोलते हैं, पेज नंबर 8 पे चली जाइए, बीच में मत बोलिए, पेज नंबर 8 पे चले जाइए, पॉइंट नंबर 8 पढ़िए। व्यक्तिगत जो कानून है उसमें सुधार की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ में आप उल्टा पढ़ रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो अब आपकी अगली बार मैं बोलने नहीं दूंगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अंजना जी, गौरव जी, फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, गौरव जी, उनको पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे रिस्पॉन्स ले लूंगी। रुक जाइए, बोलिए। थैंक यू। 48 पन्ने, 15,329 शब्द, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम जब खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये बेलगाम प्रवक्ता कौन सा सच बोलेंगे? इनको चुनौती देती हूं, एक शब्द ढूंढ कर दिखा दें। थोथा चना बाजे घना बसा के झूठ बोलना है। आपके नेटवर्क ने फैक्ट चेक किया हुआ है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो अच्छा, उसकी सजा भी आप लोगों को मिल रही है, छोड़िए उस बात को। मेरा अपना मानना है और मैं बिल्कुल बिना इधर उधर की बात किए कहती हूं, प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव में बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में गिनती पर जवाब नहीं दे सकते? हम बार बार आपसे कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए। क्यों जातिगत जनगणना से आप भाग रहे हैं? क्यों उसके बारे में आप झूठ फैला रहे हैं? क्या आप जातिगत जनगणना की मुखालफत करते हैं या आप उसके साथ खड़े हैं? क्या आप उसके पक्ष में हैं या आप उसके विरोध में हैं? ये हाँ या ना में नहीं बता पा रहे प्रधानमंत्री जी। क्या इस देश में 80-85% जो लोग हैं उनको ये जानने का हक नहीं है कि वो लोग हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? हाशिए पर लोगों को रखा हुआ है, यहाँ पर आके इधर उधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैनिफेस्टो पर उनका स्पेसिफिक चैलेंज है, मैनिफेस्टो पर स्पेसिफिक चैलेंज है और कास्ट सेंसस है, झूठ बोलते हैं ऊपर से नीचे तक झूठ, और कास्ट सेंसस पर दोनों पर छोटा सा नीचे तक झूठ बोलते हैं। बाकी लोग अब गाल पे हाथ रखने लगे, सब वेट करते करते, सब टुकुर टुकुर इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। रुक जाइए। देखिए गौरव जी, पेज नंबर, लाइन जाइए ना, छोड़िए इनको, इनके 2 आंसर हो चुके हैं। 2 आंसर के बाद इनके पास क्यों जा रही हैं आप? काय सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ये वैसे भी झूठ बोलते हैं, इनका कोई और काम तो है नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए। आपने चैलेंज किया ना सुप्रिया जी, आप मेरे बीच में बोल रहे थे, चैलेंज किया ना, बोलना बौखलाया कौन? अरे तो बीच में बोल रहे थे ना अंजना जी। अच्छा ठीक है, सुप्रिया जी प्लीज। जितना आपने मेरे बीच में बोला उतना मैं आपके ठीक है, फिर वो भी चुप हो गए ना, फिर वो भी चुप हो गए। अब सुनिए, अब मैं भी चुप हो गई। नहीं अंजना जी, मैं बिल्कुल
मैं बिल्कुल गाली वाली आंटी को टोकता नहीं, लेकिन मैं मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं कांग्रेस का और मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं और मैं कैमरामैन से कहता हूं ये जूम करे पेज नंबर 8 और मैं देश की जनता के लिए पढ़ देता हूं क्या लिखा है। अब व्यक्तिगत इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत हो जाऊंगी तो देश की परंपराओं को समझाते हुए, है ना अंजना जी, अगर ये अंजना जी आप इनको शांत करें, मैं इनसे ब्यौरा मांगने लगूंगी। अब इनको शांत करें। पेज नंबर 8 का इनका कितना योगदान है तो ये चुप ही रहे, मुझसे व्यक्तिगत नहीं बोल दिया। दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए ना, एक तरीका बड़ा अच्छा है। पेज नंबर 8, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। एक सेकंड, ठीक है, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। पेज नहीं, आप अंजना जी दो पेज बता रहा हूं मैं, पेज नंबर 7 खोले पहले, पेज नंबर 7 पहले खोले, सुनिए लाइन पढ़े, पेज नंबर 7 और मैं पढ़ रहा हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं को सिर्फ झूठ पहले चुप कराइए, इनको घबरा रही हैं, फिर घबरा रही है। चुप रहिए, इतना क्यों घबराती हैं भाई? नहीं होता तो मत करो, नहीं हो पाएगा। अंजना जी इनको शांत कराइए। अरे प्लीज अंजना जी आप शांत कराएंगी तो मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उत्तर दूंगा। अरे प्लीज, अब ये बौखलाई हुई है सुप्रिया जी। अंजना जी देखिए पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, देश के दर्शक सुनेंगे। पेज नंबर, इनका मैनिफेस्टो कहता है लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश से कोई जगह नहीं है। दूसरा पेज नंबर 8 में ये कहते हैं कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों का भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। तभी मैंने कहा ट्रिपल तलाक वापसी, बहुविवाह ठीक है, हलाला मुझे भी ठीक मौका है, दीजिएगा, बाल विवाह ठीक है। जी अब मुझे भी मौका दीजिएगा। हाँ, ये आपका मैनिफेस्टो पड़ा है बहुसंख्यकवाद में। अब मैंने चुनौती आपकी स्वीकार करी थी, अब मैं चुनौती आपको दे रहा हूं, ये दिखाइए भैया, इसको जूम करिए जरा। हाँ, ठीक है, अभी रुकिए, अभी मैं अपनी बात कर लूं। अब आप ये मुझे बताइए आरक्षण जो है धर्म के आधार जगह नहीं हो सकता है, जिससे क्या बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, दिखाइए, तो खुद ही दिखा दिया। ये अरे देखिए पॉइंट नंबर 8 पे दिखाइए, कैमरामैन ये दिखाइए प्लीज। पॉइंट नंबर 8 झूठ, जरा झूठ पकड़वा दीजिए। अरे झूठ दिखाइए, अंजना जी झूठ दिखाइए। आप झूठ ये देखिए, अब लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, मतलब हिंदुओं से नफरत कितनी है, बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है। इस लाइन पर उन्होंने उंगली उठाई है। ये देखिए, हाँ ये लीजिए, बोल लिया ये। क्या मैंने झूठ बोला? अब जिसने झूठ बोला है जी उसका जवाब दे रही है, जनता सबक सिखाएगी। बोलने दीजिए। अब रुक जाइए। हाँ ले लीजिए। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप बोलिए बहुसंख्यकवाद। तुम भी आओ, ये पॉइंट नंबर 8 पर आओ। हाँ, मैं सिंपल सी बात बोल देती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होइएगा तो थोड़ा मैं भी व्यक्तिगत सवाल पूछने लगूंगी कि जनसंख्या बढ़ाने में आपने कितना योगदान किया, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, शांति से डिबेट करिए, तथ्यों पर करिए। पॉइंट नंबर 8 अगाहे बगाहे इन्होंने ही दिखा दिया, और उस पॉइंट नंबर 8 में पूरी तरह से है व्यक्तिगत कानूनों में सुधार। पर्सनल लॉ पर झूठ बोलते थे, हमने पर्सनल लॉ के रिफॉर्म की बात करी है। बताइए झूठ क्यों बोलते हैं, बोलिए, बताइए। और बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म का खिलाफत तो मोदी जी करते हैं, वही कहते हैं ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म गलत है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, तो उनको ही खंडन कर रहे हैं क्या? असली बात यह है कि 3 चरण के मतदान के बाद पैरों के तले से सत्ता खिसक रही है, और नरेंद्र मोदी जी अपनी खिसकती सत्ता को देखकर अपने मित्रों को स्वाहा कर रहे हैं। तो आप जैसों को कोई पूछेगा नहीं, घबराइए मत, हम उसी बात पर अभी भी अडिग हैं। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? गिनती करो, इस देश को पता तो चले कि कितने आदिवासी, कितने दलित। उन्होंने अपनी बात कह ली है। वारिस पठान जी, अमित जमई और सत्य प्रकाश मिश्र को दिखाइए। नहीं, फिर आप दोनों की बात हो जाएगी। आपने जो प्लेकार्ड पढ़ा है, जो पकड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि मोदी आए तो सनातन का राज हो जाएगा, आप लोग पकड़े रहिए। दर्शक उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन तीनों की बारी, तीनों ने गाल पे हाथ ही रख लिया था कि अब पता नहीं कब बारी आएगी। लेकिन आपके पास आते हुए वारिस पठान साहब, यही तो वो पॉलिटिक्स है ना जो आप लोग करते हैं हैदराबाद में। यही हिंदू मुस्लिम, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा ये करो, ज्यादा वो करो, क्योंकि आपको भी यही सूट करता है। जब जब ध्रुवीकरण होता है तो ओवैसी जी को लगता है कि वाह, अब लगता है 1-2 सीटें आएंगी हमारी।
जी जी। अच्छा, ध्रुवीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं अंजना जी। अभी चुनाव के 3 चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ गया कि इस मर्तबा जो अपना नारा था 400 पार, वो तो भूल जाओ, 150 पार के वादे हो गए। अब उसका जो झटका है इनके दिल, दिमाग, जहन पे जो पड़ा है, उसका जीता जागता सबूत नवनीत राणा ने दे दिया स्टेज पे से खड़े होके। क्योंकि नवनीत राणा तो खुद लड़ रही है चुनाव अमरावती से, और उनको पता है कि पूरी भारी मार्जिन के साथ वो हार रही है। और आनंद राज अंबेडकर साहब जो वहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमारी पार्टी ने वहां समर्थन दिया, वो भारी बहुमत के साथ जीत रहे। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग के ऊपर चढ़ा, तो उन्होंने आके ना अब शराब बकना शुरू कर दिया। अब बताइए अंजना जी, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड हमको दे दो, सबको खत्म कर डालेंगे, ओवैसी ब्रदर को बता देंगे। क्या करने वाले आप 15 सेकंड के अंदर? पुलिस को उठाके चलो बताओ हमको, क्या हम सबको एक साथ कत्ल कर देंगे, क्या हमारा नरसंहार कर देंगे, हमारा कत्ले आम कर देंगे? बोलिए, हम लोग आ जाते हैं आपके सामने, मार डालो हम सबको एक साथ। बोलिए मोदी जी की सरकार है, हटा दो ये पुलिस चुनाव को। का वक्त हम है, एक सब सेकंड के आवाज साथ नीचे चले कीजिए, थे, एक बार मार ही डालो। एक सेकंड। वारिस साहब आवाज नीचे कीजिए। वारिस साहब, इलेक्शन का टाइम है, प्लीज ऐसे उकसाने और भड़काने वाली बातें मत बोलिए टीवी पे बैठ के। और ये 15 मिनट वाला बयान किसका था, कहां से उनका इंस्पिरेशन मिला है, वो भी गलत है। और जो आज वो बोल रही है वो भी गलत है। खुद सफाई देने वो आ रही है कि मैंने किसी समुदाय के लिए नहीं कहा है, मैंने ओवैसी ब्रदर्स के लिए कहा है कि वो हवा में हो जाएंगे। ये सब जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए। कब तक डर की दुकान चलाइएगा सर? कब तक डराते रहिएगा मुसलमानों को? वो भी देख रहे हैं कि उनका हित कहां पर है, नहीं है, अपने दिमाग से वो वोट कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट यूज, आप एक लॉयर हैं। नहीं मिस्टर पठान, आप लॉयर हैं? बिल्कुल नहीं। जो कहा है उन्होंने गलत है एकदम। और जो इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा वो भी उतना ही गलत था। लेकिन आप टीवी पे बैठे हैं, आप एक लॉयर हैं, आप तो जानते हैं कि उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी भी पार्टी की मजबूरियां हैं, लेकिन मत बोलिए। आप नवनीत राणा पे कीजिए, लेकिन ये मत डर वाली दुकान मत खोलिए, ठीक है? वारिस साहब, अब आपका ऑडियो आप कर रहे हैं, प्लीज गलत शब्द मत बोलिएगा। हाँ, नवनीत राणा ने जो कहा वो एक हेट स्पीच है, डायरेक्ट थ्रेट दिया है, पोलराइज करने की कोशिश की है, नफरत फैलाने की बात की है उन्होंने। तो अब वहां का पुलिस प्रशासन क्यों सब खामोश बैठा है? इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा है वो क्यों खामोश बैठा है? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने इस्तेमाल किए होते, खाली आपके चैनल पर मैंने थोड़ा बोल दिया, तो आप इतने गुस्से में आ गए कि नहीं आप इस तरह का इस्तेमाल मत करिए, मेरे खिलाफ तो अब तक FIR हो जाते, मुझे तो जेल में डाल दिया जाता। अब क्यों सबके सब खामोश है? और नवनीत राणा को अगर इंस्पायर ही होना था ओवैसी साहब से, तो जाके उनका हॉस्पिटल देखती, जाके उनकी स्कूल देखती, जाके उनका काम देखती, तो उनको समझ में आता कि क्या काम किया है वहां पे हैदराबाद के अंदर। मगर नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन और ये किस पे निकालेंगे? तो बस सीधा मुसलमानों को टारगेट करो। अरे 2002 से भाजपा, मोदी जी यही तो करते आ रहे अपनी सियासत चमकाने के लिए। मुसलमानों को गालियां बको, मुसलमानों के खिलाफ बात करो, उनके हिजाब पे नफरत, सब चीज से उनको नफरत करो, अपनी राजनीति चमकाओ। मगर देश जनता समझ गई है, अब डेवलपमेंट की बात तो कोई कर नहीं रहा है इनको, तो अचानक से जनसंख्या लेके आ गए। किसने बनाया, क्या बनाया, पता नहीं है भाई हमको। मगर इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमिश्नर को लेना ही चाहिए। देखिए अंजानी, चुनाव होना चाहिए फ्री फेयर पोल। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी जी क्यों खामोश बैठे हैं? मैं तो मोदी जी के भी बोल रहा हूं कि मोदी जी ठीक है, हम आएंगे, हमको जो आपको करना है आपको कर डालिए। मगर यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, एक भी मर्तबा इनकी भाषा का जो इस्तेमाल किया है नवनीत राणा ने, उसका खंडन नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बढ़ावा देंगे। इसी तरह से बढ़ावा दे दे के लोग यहाँ तक आ गए। अब आपने दूसरे भाषण का कहा, वो इतने बरसों पहला था, उस भाषण के लिए अकबर ओवैसी साहब पे FIR था, वो लंदन में इलाज कर रहे थे। आधा इलाज छोड़कर वो आए, सरेंडर हुए कोर्ट में, 42 डेज हिरासत में रहे, 10 बरस केस चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अकबर ओवैसी को बाइज्जत बरी कर दिया। अब इनको कब FIR करके अरेस्ट करेंगे, कब इनको जेल में डालेंगे? और मेरे को तो अफसोस और ताज्जुब होता है कि ये तो टोटल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों एक्शन नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हेट स्पीच के बारे में, उसमें पूरी तरह से ये फिट हो जाता है। तो कब नवनीत राणा को अरेस्ट करेंगे? और आगे यही होने वाला है, पाकिस्तान आएगा, जिन्ना आएगा, मुसलमान आएगा, मुसलमान की आबादी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगा, मगर काम नहीं आएगा।
काम नहीं आएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते रहेंगे, मगर फिर मोदी जी स्टेज पे खड़े होकर बोल देंगे कि मुसलमान तो घुसपैठिया है। कैसे घुसपैठिया है? चलिए बताइए हमको। आजादी की लड़ाई के अंदर हमने अपनी जाने गंवाई, हमको घुसपैठिया, 6 बच्चे पैदा करते हम। अरे मोदी जी, आपके कितने भाई बहन है? योगी जी के कितने भाई बहन है? वारिस पठान मुसलमान चुनाव के बीचों बीच आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट भी आती है, पोलराइज करने से कुछ नहीं। तो वो मुस्लिमों की आबादी 65 साल में कितनी बढ़ी, हिंदुओं की कितनी घटी, यानी हिंदू मुसलमान रिपोर्ट ही क्यों आई है? इस पर जरा प्रकाश डालें अपनी समझ के अनुसार। अंजना जी, शायद आपको याद हो कि एक चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन दिया, चुनाव के कितने पहले दिया था। तो ठीक है, ये चुनाव के बीच रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट सही है या गलत है, इस पर भी फैसला होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट को बहुत चालाकी से कहती है गलत है, वारिस पठान की पार्टी कहती है व्हाट्सएप प्राथमिक विद्यालय का रिपोर्ट है। एक साधारण सी बात है कि 50 से लेकर के 2024 तक किसकी आबादी कितनी बढ़ी, अगर 2011 के सेंसस से लिया गया है तो यह पता लगाया जा सकता है, यह रिपोर्ट जायज होगी। दूसरा पॉइंट कि किसी भी समुदाय का जनसंख्या बढ़े घटे तो बढ़ने वाली जनसंख्या एक चिंता का विषय है। सुप्रिया श्रीनेत जी की ही पार्टी की सरकार थी जिसने सच्चर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 1 साल में एक रिपोर्ट दी कि 25% बच्चे मुस्लिम समाज के 6 से 14 वर्ष के या तो स्कूल नहीं पहुंचते या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 55 साल इनकी सरकार रही थी, क्या कल्याण किया मुस्लिम समाज का नहीं पता। 4% मात्र ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में, तो मुसलमानों को झुंझुना तो ये पकड़ाते हैं। सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार की जितनी भी योजना आई, वारिस पठान पूछ रहे थे ना काम बताइए, उन काम में क्या कि उस समाज के लोगोों को नहीं मिला? ओवैसी साहब का संसद में बयान है कि कोई भी फंड मोदी सरकार ने मुसलमानों के जो भी विकास के लिए है कभी नहीं रोका, उसको बढ़ाया है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा उन्होंने। सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान करता कौन है इस देश में? कांग्रेस पार्टी बहुत चालाकी से, बहुत शातिरीन तरीके से इस मुद्दे को लाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो संकल्प पत्र के साथ चुनाव यात्रा शुरू की, अपने काम का हिसाब दिया कि कितनों को घर दिया, कितनों को गैस सिलेंडर दिया, कितनों को रोजगार दिया, कितनों को मुद्रा लोन दिया, सारा हिसाब किताब दिया। उसके बाद का आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या ऐसा सिगुफा लेकर कांग्रेस पार्टी आ गई? अरे इस देश में कांग्रेस पार्टी का आरक्षण से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, और वो पार्टी आके कहती संविधान खत्म कर देंगे। 106 संशोधन करने वाली पार्टी तो तमाम सरकारों ने किया है, तो झूठ का सहारा सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लिया। उसका करारा जवाब जब मिल रहा है तो कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे। अरे बताइए ना कि राहुल गांधी एक सेफ सीट वायनाड से जो चुनाव लड़ने जाते हैं, किस समुदाय का वहां सबसे अधिक वोट है? क्यों जाते हैं वहां? लड़ लेते यूपी के, दिल्ली के किसी सीट से, वहीं पहुंचते हैं। तो समझ में आता है कि कांग्रेस जो सातेरेना चाल बार बार खेलती है, उससे इस देश में हिंदू मुसलमान हो जाता है। वास्तविकता है नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम बयानों में सबका साथ सबके विकास के लिए काम किया, और जब काम कर का हिसाब दे रहे तो बीच में उठ के चले आते हैं कि आपने मछली मटन क्यों लाया। आप मटन खा रहे थे, देश की जनता को चिढ़ा रहे थे, सावन में कोई मछली खा रहा था, नवरात्रि में देश की जनता को चिढ़ा रहे थे, तो कोई ना कोई ये बात तो रखेगा ना। सनातन को गाली देने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र आपको बहुत प्यारे हैं, सनातन को गाली देने वाली पार्टी डीएमके आपको बहुत प्यारी है। एक लाइन, इस देश के किसी भी धर्म, किसी भी जाति को कोई भी पार्टी गाली ना दे, उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। कांग्रेस अगर इस पर तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस तैयार नहीं है तो किसी न किसी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है अमित जमाई साहब, देखिए बीजेपी हमेशा से उनकी जो विचारधारा रही है, उनकी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स रही है, उसमें वो तमाम विपक्षी दलों पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं। और ऐसे में ये रिपोर्ट, ये इन्फॉर्मेशन उनकी पूरी आइडियोलॉजी को सूट करता है, तो उसे वो सामने में रख रहे हैं और ये उनको मदद करता है किसी न किसी तरीके से। देखिए अंजना जी, मुख्य मुद्दा इस देश में यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो अपना आत्मविश्वास खो रही है, अपना चैतन्य खो रही है और अपना विवेक साथ साथ में खो रही है। 10 साल का बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं। ये जो आंकड़े की बात हो रही है, जो भी ये इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आप जानती हैं कि आंकड़े हमेशा बहुत ही साइंटिफिक होते हैं और उसमें एक बहुत लंबी टीम काम करती है। इस देश में 125 करोड़ आबादी अगर हम मान लें तो हमें तो मालूम भी नहीं कि ये सर्वे कब बिठाया गया। बिहार के समाजवादियों ने एक कास्ट सर्वे जब बिठाया, उसमें भी हमें 1 साल तकरीबन लगा, जिसमें भी हमें लगता है कि कुछ कमी होगी।
लेकिन ये कौन सी रिपोर्ट आ गई जिसके बारे में ना भारत सरकार को पता है, ना भारत के लोगों को पता है, ना भारत की मीडिया को पता है। अब अगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट 2023 की है, उसमें कहा गया, भारत, उसमें डिस्कशन भी हुआ था हम सब लोगों का, आप लोगों से, कि भारत में जो प्रजनन दर है मुसलमानों में, वो बड़ी तेजी से मुस्लिम समाज में घटी है। ये बड़ा अच्छा आंकड़ा था कि ऐसा कैसे हुआ है कि जो प्रजनन दर है वो मुसलमानों में घट रही है। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है जो सुप्रिया श्रीनेत जी बोल रही हैं कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो जब आंकड़ा प्रधानमंत्री जी के पास जातिगत जनगणना का नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है, तो ये इकोनॉमिक एडवाइजर के पास कहां से आ गया? इकोनॉमिक एडवाइजर को यह नहीं मालूम कि इस देश में किसानी का, गरीबी का, मुफलिसी का, बेकारी का कैसे हमें रास्ता निकालना है, कैसे भारत को उससे निकालना है। इसी इकोनॉमिक एडवाइजर के नेतृत्व में इस देश के 80 करोड़ लोग 10 किलो राशनों पर लाइनों में लगने को मजबूर हैं, और यह इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी कहां बढ़ गई। देखिए, नवनीत राणा ने जो बात बोली है, जो बात पहले कही गई हैदराबाद में, भारत में किसी ने भी उसको यह नहीं कहा कि उन्होंने सही कहा है। नवनीत राणा शरद पवार जी के समर्थन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और आप जानते हैं कि उसका एक मामला चल रहा है, वो फर्जी एससी का उसने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, उसको जेल होना था, उसकी मेंबरशिप खत्म होनी थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई और अब चुनाव हार रही हैं। तो नवनीत राणा का वो जो एससी फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है, वो देश में संज्ञान में ना आए, अंजना मैम उसको क्वेश्चन ना कर दे, इसलिए वो मुसलमान तो फुटबॉल है। देखिए, हमारे आपके सबके मुसलमान दोस्त होंगे, कलीग होंगे, हम कैसे उनसे आंखों में आंखें मिला सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की फिल्म नहीं चलती है तो मुसलमानों का आइटम सॉन्ग बना के पेश कर दिया जाता है। हम दुनिया देख रही है कि भारत में मुसलमानों को प्रधानमंत्री कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड में प्रधानमंत्री जाते हैं अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। एक आखिरी बात, 10 सेकंड मैम, जब वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं मुसलमानों से, चंदा लेकर आते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। लेकिन भारत के मुसलमानों के पीछे जिस तरह से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, यह दिखा रहा है कि डबल इंजन ने आत्मविश्वास खो दिया है। जनता के सवालों से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। अभी गौरव भाटिया भी देखिए, एंटी मुसलमान बात बोली है, अब ये 5 घंटा बोलेंगे, लेकिन इनसे पूछो नौकरी क्यों नहीं मिली, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई, एमएसपी क्यों नहीं दिया, क्यों इस देश में चरम की महंगाई है, इनका मुंह सिल जाएगा। अंजना जी अगर आपको जवाब दे दें तो मैं आपके चरण छू लूंगा। पूछिए गौरव भाटिया से। ठीक है, अमित जी की बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। और जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जब आपको डर लगता है कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो आप मुस्लिम्स का एक आइटम नंबर डाल देते हैं, फुटबॉल बनाए हैं उनको। देखिए, मुसलमानों को किसने फुटबॉल बनाया है, किसने ठगा है, मैं आपको बताता हूं, और समय मिलेगा तो अमीर जी की बात का भी उत्तर दे दूंगा नौकरियों पे। लेकिन आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, टीएमसी हो, ये किसके सगे हैं? ये किसी के सगे नहीं है, सबको इन्होंने ठगा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, 8 साल आने के बाद कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, सपा हिस्सा रही यूपीए 2 में, क्या इन्होंने लागू करी सिफारिशें? नहीं, मुसलमानों को ठग लिया। अब कांग्रेस की प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के ओबीसी पे बात कर रही थी। मैं पूछता हूं, अगर ओबीसी समाज से इतना प्यार था तो ये बताओ ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को गाली क्यों देते हो? ये बताओ कि एएमयू में और जामिया में आपने जो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण था उसको खत्म क्यों किया? आज कहिए कि होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात है, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री, ओबीसी सांसद किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने दिए। कांग्रेस की प्रवक्ता से एक बात जरूर कहूंगा मैं, एक बात जान लीजिए, जितना 7 फेजों में आपकी सीटें आएंगी ना, शायद डबल डिजिट भी क्रॉस ना हो। पहले फेज में उतनी सीटें भाजपा की आ जाएंगी। हम तो 370 प्लस बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप जो पूर्वी हमारे भारतीय हैं उनको चीनी बता रहे हैं। सबसे लेने दीजिए, ये क्या दर्शाता है? आपसे शुरू करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। टाइम कम है। अब गौरव जी प्लीज। ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा कमेंट, 3 लाइन का। ठीक है, 3 लाइन का। नहीं 3 नहीं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, ऐसी भी क्या नाराजगी। सिंपल सी बात पूछना चाहती हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों से खेलना चाहती है, चलिए आंकड़ों से खेलते हैं।
हमेशा डेकेडल रेट ऑफ ग्रोथ देखा जाता है। मुसलमानों की आबादी 1950 से लेकर अभी तक 13 करोड़ 60 लाख बढ़ी है, हिंदुओं की 67 करोड़ 60 लाख बढ़ी है। क्या बातें करते हैं आप? आपने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उनको बेरोजगार बनाया है।